उनको पिछली लाइन में खड़ा किया है चाइना में। और मुझे ये फील आ रहा था कि केयर टेकर वजीर आजम हो तो ऐसे उसकी कोई इज्जत तो नहीं होती, तो उनको बेचारों को पिछली लाइन में खड़ा किया। वैसे हम चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे इंपॉर्टेंट इत्यादी हैं, और जब हमारे वजीर आजम या पाकिस्तान की अहमियत आती है तो पीछे खड़ा कर देते हैं। बाकी इंडोनेशिया और बाकी मुल्कों की लीडरशिप फर्स्ट लाइन में, साडा वजीर आजम तीसरी लाइन में चीनियों ने खड़ा कर। चीमा साहब, मैं तो उसको वजीर आजम कहता भी शर्म आती है मुझे उसकी वजह। वो किस किस्म का वजीर आजम है खड़े जो ना निकले है? मुझे ये बताया ना, उसको किसने अथॉरिटी दी है टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर? जाके सारा यार तुम्हारा सारा सोल ऑब्जेक्टिव इज इलेक्शन। तुम्हें किसने कहा चाइना चले जाओ यार? किस मैंडेट से, क्या बताते हो कि मैं किस तरह आया हूं? मैं प्रेसिडेंट शी ने उसके साथ शेक हैंड किया, क्या किया शेक? जाते भी बंदा खुद सोचता है यार मेरा साई वारसी कोनी, मैं कितने चलना है यार? चलो, लेकिन एक पहली दफा नहीं हुआ, 76 साल से जलील हो रहा है ये कंट्री, बगैर जमीर के, बगैर लीडरशिप के, बगैर किसी मैंडेट के, बगैर किसी प्लान के। आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। पता नहीं इनको कौन ये चाबियां पकड़ा देता है दफ्तरों की, और ये कहते जाओ। आज मैं शॉक्ड हूं। आज सुबह की मैं बात बताता हूं। मैं आपका एक किसी का प्रोग्राम सुना जो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे थी। आपके एक मिनिस्टर थे मुराद सईद साहब, जिनके पास की पोजीशन थी, और किस तरीके से, चाइना से याद है किस तरीके से उन्होंने CPEC और चाइना को जलीलो ख्वार किया, किस तरीके से। और किस तरीके से एक वाहिद मुराद सईद एक मिनिस्टर था जिसको प्रमोशन दी गई थी और अवार्ड दिया था मेरे मुर्शद पाक ने, कहा था ये सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग है, उसको चाइना वीजा नहीं देता। एक बिजनेसमैन CPEC रिलेटेड आया, जो आज मुझे पता चला, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। वो CPEC का एक चाइनीज बिजनेसमैन बिलियनर आया पाकिस्तान के अंदर, कमरे में अंदर घुसा तो इसने कहा इसको निकाल दो, इसने परफ्यूम बहुत तेज लगाया, और उसको कमरे से निकाल दिया गया। जब स्टाफ ने बताया कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, ये तो चाइना से आया सिर्फ आपको मिलने के लिए, इसको मिलने, उन्होंने कहा नहीं जी इसका परफ्यूम बहुत तेज है, कमरे से निकाल। ये आज मुझे पता चला। तो चीमा साहब, ये कौन है? ये आप कौन लोग हैं? मैं किसी वक्त तो सोचता हूँ ये कित्थों आ गए जा रहे लोग की। तार साहब वो तो बात सही है, जारी बात है, हमारी जिस तरह के लीडर है। एक आइडिया बड़ा सख्त आ गया चीमा साहब। कल कोर्ट के अंदर पूरा दिन अदालत जो है, उसने इमरान खान को स्टेशनरी बाइक देने पे सारा दिन जाया किया। साइकिल देना, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਈਕਲ? जज तो कह रहा है साइकिल। उसको एक्सरसाइज साइकिल देने के लिए पूरा दिन अदालत बैठी रही, पूरा दिन अदालत लगी एलीट है ना एलीट। और इमरान खान की बहन दलाइल देती रही है, और वो मैं खुदा की कसम, कई दफा मैं सोचता हूँ यार आप किस किस्म के लोग हो यार, किस मिट्टी के बने हो तुम? कुछ हया करो यार, क्या तमाशा है। उसको खाना घर से लाने के लिए अदालत सारा दिन लगती है, खाना घर से आए, कौन लाए, किधर पके, क्या करे। वो कहता है जी मेरी कंध, जज कह रहा है मैं देखो मैं केडा शरीफ बंदा, मैं कंध तोड़ाती हूँ, उन्होंने आराम नाल सैर करे उथे। आज जज साहब की स्टेटमेंट है, इससे पहले का अगला आपका क्वेश्चन हो चीमा साहब, उसने कहा स्विमिंग पूल के अलावा इमरान खान को हर चीज दी जाएगी, और वो कहता मैं अमीरुल मोमिनीन ना, इस मुल्क के अंदर दो कानून नहीं चलने। ये जज की स्टेटमेंट है आज। उसने कहा हर चीज मैं जेल में दूंगा स्वाय स्विमिंग पूल के। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये सजामान, ये जेला। चलो आपके मुकद्दर में जो हो रहा है वो इसी तरह रहना। मैंने आपको फिर वो कोर्ट बात फैज अहमद फैज की सुनानी है, जिन्होंने किसी को कहा था, उन्होंने कहा जी ये तो पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कहीं पाकिस्तान खत्म ना हो जाए। तो फैज अहमद फैज ने कहा था नहीं, इससे भी बुरी खबर है मेरे पास। उन्होंने कहा था क्या? उन्होंने कहा ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसी तरह चल रहे हैं आप 76 साल से, दर बदर होके आप मिन्नतें कर करके। आप कौन सा मुल्क छोड़ा जिसके पास आप कर्जे के लिए, खैरात के लिए नहीं गया? तार साहब वन लास्ट बात आप बताएं। आप कहते हैं कि जनरल आसम मुनीर जो हैं वो आखिरी होप हैं, और काजी फायज ईसा आईसी होप हैं, आखिरी होप हैं। लेकिन तार साहब ये जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और $50 अरब लेके आएंगे, और आसम मुनीर भी $50 अरब ये दोनों मिल के लेके आएंगे, आपको लगता है कि आसम मुनीर साहब नवाज शरीफ को फ्रंट पे रख के, क्योंकि वो एक बिजनेस माइंड, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, एक पार्टी है जिसने आगे मुल्क को चलाया हुआ है,
वो विद द सुपरविजन ऑफ द मिलिट्री जो चीजें नजर आ रही है वो कर पाएंगे? आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा ये आखिरी होप है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट दिस पॉइंट? चीमा साहब, मैं सो फॉर आखिरी होप है, लेकिन डिसअपॉइंटेड हूं। उसकी वजह ये है कि अभी तक $100 को 270 तक लाने के अलावा कोई अचीवमेंट नहीं आसम मुनीर की। वो भी जूतियों से चित्रा चंडा नाल थले ले आता है, और वो भी कुछ दिनों के लिए। थोड़ा सा हाफिज साहब कई बार दौरे पे गए, हाफिज साहब को नींद आ गई तो पीछे से फिर इन्होंने वही वारदात डाल दी। इसके अलावा अभी तक उनकी कोई अचीवमेंट नहीं, नंबर 1। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, $50 बिलियन आज तक, अगर मेरे ख्याल में, चीमा साहब तुसी खबर गलत नहीं पढ़ ली, 50 बिलियन लेके जाने के लिए कि तो नहीं क्या उन्होंने, तुसी कह रहे हो लेकर आएंगे, मुझे तो लग रहा है लेके जाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि लेकर आएंगे। यूएई और सऊदी अरब से वो जो रेडिक प्रोजेक्ट हमारे बलूचिस्तान में, उसके एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मुझे खुदा की कसम कई दफा मियां साहब पे तरस आता है, जब लंदन में वो निकलते हैं ना तो दुनिया चोर चोर जो करती, मेरी समझ, मुझे ये बताया मियां साहब ने आज तक वहां से रिहाइश क्यों नहीं चेंज की? कोई बाशऊर आदमी कहता है यार मैं तो दो शहर छड़ के उत्थे बिल्डिंग ले ला, ये सुबह शाम जे गाला कट देना वो बड़े लग्जरियस किस्म के अपार्टमेंट हैं, वो कहते हैं कि वो कहना एक ही है लग्जरी उत्थे चीमा साहब, उत्थे हर दूजी गली च लग्जरी अपार्टमेंट ने यार, की पे करते हो? लेकिन जेड़ा बूथ है उत्थे वो सारे जेड़े बच्चे नारे मारदे, जुतियां मारदे, वो तां की आज तक ओदा हल नहीं कढ सकदे, पाकिस्तान दा हल की कढणगे? लेकिन अच्छा अगो भी गल सुन चीमा साहब, जो मेरी बात सुने, इन्होंने चीमा साहब 2 डीलें बना के जा रहे थे। मियां साहब के पास है क्या? एक वो कहते थे मैं मिडल ईस्ट से जो आप कह रहे हैं कि शायद पैसे लेकर आएंगे। दूसरा उनके पास था कि ये जी मैं आके हो सकता है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करूं। चीमा साहब कतर और सऊदी अरेबिया के अंदर जो गए हैं, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग इनकी नहीं हुई, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग नहीं हुई। 2 गुब्बारे इनके पास थे, एक में से हवा निकल चुकी है, अब दूसरा गुब्बारा आइडिया वाला है, पता नहीं वो भी, सबसे पहले मैं बताऊं, वो भी पोर्टफोलियो जाता है आसम मुनीर साहब खुद जब तक नहीं चाहेंगे भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना, ये दूसरा बंदा तो कर ही नहीं सकता। उसकी मैं वजह बताना चाहता हूं। इनके भाई साहब जो है शहबाज शरीफ साहब ने आते ही न्यू दिल्ली एम्बेसी के अंदर ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन 1 किलो चावल तक जो है एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं हुआ, सिर्फ वो उसको बंदे को भेजा वहां पे, ट्रेड मिनिस्टर को। ट्रेड एक सिंगल डॉलर का ट्रेड हुआ। तो फिर अब मुझे ये बताइए क्या डिलीवर कर पाएंगे, क्या डिलीवर कर पाएंगे? आज जो शहबाज शरीफ साहब के अपने हलके में, जिस हलके से इलेक्शन जीते थे, जब गए इनके ऊपर, लफ्ज तो वो मोटा, इनके ऊपर हमला हुआ है, और जो वीडियो चलाई गई है वो इतनी गंदी गालियां लोगों ने दी हैं शहबाज शरीफ साहब को उनके हलके लाहौर में। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये क्या कर पाएंगे? इस वक्त पाकिस्तान का मसला गुर्बत और करप्शन है, किस तरह कंट्रोल करेंगे? वो कंट्रोल करने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाफिज सैयद आसम मुनीर रखते हैं, और कोई बंदा सलाहियत नहीं रखता। हाँ, उनकी ख्वाहिश हो, दिल हो, विल हो, तब है, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ा दिलेराना फैसले करने होते हैं। और वो सिविलियन आपका सेटअप जो है, शहबाज शरीफ साहब ने हथियार फेंक कर ही ऑलमोस्ट गए हैं। उन्होंने क्या पारा का उदा भी उन्होंने आसम मुनीर साहब ने बनाया, और मैं भी उन्होंने मुलाजमा जाती दफा क्या के गए लंदन जाने से पहले। तो जब उन्होंने करना है तो इनको ही चाहिए करें, लेकिन पता नहीं देर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मैं मजे की बात है, एक पंजाबी की कहावत है कि जिस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर असला कम पड़ गया था, तो एक मुहावरा मशहूर था, वो कहता है गोली मारते ना अख दी चटियाई वेख के, कि बंदा सामने आ जाता, अख खलोती तां फैर मारना, वरना गोली ना जाया हो जाए। पता नहीं उन्हें अख दी चटियाई वेखना चाहते हैं आसम मुनीर साहब। ऐ तो नजर आ रहा है डिग पई हर्षा डिग गई, खत्म, पीछे तो कुछ भी नहीं, पीछे ताड़ी, पीछे कुछ भी नहीं। इजराइल और हमास युद्ध में मंगलवार 17 अक्टूबर को गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल पर मिसाइल अटैक में करीब 500 लोगों की मौत हुई। इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हो रही। यह हमास या फिर इस्लामिक जिहाद में से किसी ने किया है, यह अभी साफ नहीं हो सका है। सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस हमले के बाद दुनिया भर से ही इस अटैक को लेकर निंदा हो रही है। कई देशों ने इस मामले पर इजराइल को घेरा। इसके बाद इजराइल ने सफाई दी। इजरायली आर्मी का कहना है कि इस हमले के पीछे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का हाथ है। उसने इससे जुड़े कुछ सबूत भी पेश किए हैं। इससे अलग हमास दावा कर रहा है कि यह हमला इजरायली सेना ने किया है। आखिर किसका दावा सही और किसका दावा गलत है? इजराइल का कहना है कि अस्पताल पर विस्फोट फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद
सशस्त्र समूह की ओर से लॉन्च किए गए एक असफल रॉकेट के गिरने की वजह से हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा कि आईडीएफ ऑपरेशन सिस्टम के विश्लेषण से पता चलता है कि गाजा में आतंकवादियों की ओर से रॉकेट की बौछार की गई थी। ये रॉकेट गाजा में अल अहली अस्पताल के करीब से गुजरा था। हमारे हाथ लगे कई सूत्रों से मिली खुफिया जानकारी से संकेत मिला कि गाजा में अस्पताल पर उन्हीं में से एक असफल रॉकेट गिरने के बाद से विस्फोट हुआ। वहीं पीआईजे ने इजराइल के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि दुश्मन अपने झूठ ढककर और फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद आंदोलन पर दोष मढ़कर गाजा में हॉस्पिटल पर बमबारी करके किए गए क्रूर नरसंहार के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन की ओर से लगाए गए आरोप झूठ और निराधार हैं। हमास से जुड़े कई लोगों ने अल जजीरा को बताया कि इजराइल पहले भी ऐसे झूठे आरोप लगा चुका है। दोनों पक्षों के दावों के बीच बीबीसी ने अल जजीरा के वीडियो फुटेज स्टिल इमेज मौके पर जाकर जहां तक पा सके वहां तक और प्रत्यक्ष दर्शकों से बातचीत करके यह जानने की कोशिश की कि आखिर सच क्या है। बीबीसी ने विस्फोट से जुड़े वायरल फुटेज को करीब 20 हथियार एक्सपर्ट को दिखाया और यह जानने का प्रयास किया कि इसी से अस्पताल में तबाही मची। इनमें से 6 से बातचीत हुई लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 3 एक्सपर्ट ने बताया कि यह उस चीज के अनुरूप नहीं है जो आप बड़े हथियारों के साथ एक सामान्य इजरायली हवाई हमले से उम्मीद करते हैं। बीबीसी को जितने भी एक्सपर्ट ने फुटेज का मूल्यांकन करके बताया उससे साफ होता है कि वह इजराइल को इस विस्फोट के लिए दोषी नहीं मान रहे हैं। उन्हें इजराइल की ओर से रॉकेट के मिसाइल फायर वाली बात मजबूत लग रही है। बीबीसी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उपग्रह फोटो के साथ अस्पताल की बिल्डिंग की डिटेल और अल अहली अस्पताल स्थल के लेआउट का मिलान कर ये जानने के लिए किया कि क्या अस्पताल ही विस्फोट का पॉइंट था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ऐसे पता चला कि विस्फोट अस्पताल के बाहरी कैंपस में हुआ। विस्फोट के बाद जमीन की तस्वीर अस्पताल के आसपास की इमारतों को ज्यादा क्षति नहीं दिखाई दे रहा है। तस्वीर में विस्फोट के बाद आग से जलने के निशान और जली हुई कारें ही दिखाई दे रही हैं। मौके पर कुछ फोटो में छोटा सा गड्ढा भी दिख रहा है। इजराइल की आईडीएफ का कहना है कि कई बड़े गड्ढे ना होना या आसपास की इमारतों को विस्फोट से क्षति ना होना यह साबित करता है कि विस्फोट इजराइल के हथियारों के कारण नहीं हुआ है। मौके पर मिसाइल के टुकड़े नजर नहीं आ रहे हैं और इस मलबे से आसानी से पहचान हो जाती कि वह किसका था। ऐसे में सवाल उठ रहे कि आखिर उन मलबों को किसने हटाया।